हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुरू करेंगे अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स ये आपके एसएसटी और जीएस जीके के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में आपके एसएसटी में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, और जीएस जीके में 50 नंबर के क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड आप सभी के लिए, चाहे आप एसएसटी से आवेदन कर रहे हैं, साइंस से, संस्कृत से, किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं, इसमें आपके जीएस और जीके के भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंबिसार के, महापद्मनंद के, या समुद्रगुप्त के? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। महापद्मनंद ने जो थी वो नंद वंश की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त वंश किसका? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सम्राट था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर बिंबिसार। गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, या विजयनगर राज्यकाल? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, विजयनगर राज्यकाल। विजयनगर की स्थापना सन कब की गई थी? 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुड़ी दुर्ग के निकट की गई थी। ठीक है, जब विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, तो ये जो इन्होंने कार्य किया था वो ब्राह्मण विद्वान थे, माधव विद्यारण, और वेदों के जो प्रसिद्ध हैं हमारे भाष्यकार सायन, इनसे इनको प्रेरणा मिली थी अपना साम्राज्य स्थापित करने की। ठीक है, तो भाष्यकार सायन किस काल से सक्रिय थी? ये विजयनगर राज्यकाल से सक्रिय थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? आमिर खुसरो, फरिश्ता, इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था। अपनी पुस्तक, इब्ने बतूता की एक पुस्तक थी रहला, इन्होंने इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का इसमें वर्णन किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी, अली आदिल शाह ने, हुसैन निज़ाम शाह ने, या मुजाहिद शाह ने की थी? सही आंसर होता है हमारे यहाँ पर ए, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था, उसका नाम बदलकर इसने एहसनाबाद कर लिया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं शेरशाह के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, या फिर आपके नादिर शाह और मुगलों के बीच में? तो सही ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का जो मुख्य कारण था, इसके दो कारण थे। एक तो नादिर शाह की तरह से अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, दूसरी तरफ ही मराठे जो थे वो हिंदू के पद की भावना से कि यहाँ पर हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए, इस उससे वो दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे। लेकिन इसमें मराठा सेना बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई थी। एक इतिहासकार थे JN सरकार, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें से कोई ना कोई सगा संबंधी, जिसने अपना कोई ना कोई सगा संबंधी ना खोया, और कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनका पूरा विनाश हो चुका था इस युद्ध में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, और कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, कहाँ की विशेषता है? गुजरात की है, कश्मीर की, राजस्थान की, या इसमें से कहीं की भी नहीं? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर कश्मीर। सूफिया कलाम क्या है? सूफिया कलाम, ये सूफिया कलाम भक्ति संगीत की एक भाषा है जो कि कश्मीर में बहुत प्रचलित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर कश्मीर। अगले क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त को आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है।
आर्थिक योजना किसका विषय है? भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है किसका? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है ये। तो ऑप्शन सही होता है हमारे यहाँ पर सी, समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपका आर्थिक योजना विषय आता है वो आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, ये केंद्र और राज्य दोनों के उसमें आता है समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है किसमें? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के कौन से संविधान में है? चौथी अनुसूची में, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में है, मौलिक अधिकार में है, प्रस्तावना में है। तो सही आंसर होता है हमारा यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसमें आर्थिक शोषण और जो जितनी भी आपकी असमानताएं हैं, अन्यायों का अंत निर्देशक तत्वों का ही उद्देश्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य में एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था को किया जाए जिसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, किसी का शोषण ना किया जा सके। यही लक्ष्य जो है वो सरकार का है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी का समावेश, इसमें राज्य की स्थापना करना उद्देश्य किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार अब नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, सी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब यह 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 300 के अंतर्गत, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण होता है? वित्तीय वितरण होता है, सिफारिश किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय वितरण होता है वो किसके अंतर्गत होता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिलिंग, योजना आयोग या सरकारी आयोग। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग के आधार पर संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष कितना रहा? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, 943, 943। 1000 पुरुषों पर महिलाएं जो थी वो 943 थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई क्या नापने की इकाई है? आर्द्रता नापने की है, दाब की है, वर्षा की है, या तापमान नापने की है? पास्कल इकाई के द्वारा हम दाब की इकाई को मापते हैं। पास्कल किसकी? दाब की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर हमारा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि मोटर वाहनों से निकलती है प्रदूषक गैस है ये। ठीक है, मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक गैस है। कैसी गैस है ये गैस फ्रेंड आपने देखा हीमोग्लोबिन में ये गैस निकलती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन तक नहीं पहुंचा पाता। मनुष्य के लिए ये नुकसानदायक, लेकिन पौधों में आपने देखा होगा पौधों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है पौधों के लिए ये नुकसानदायक नहीं होती है। ठीक है, ये आदमी हमारे ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक ये होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है। अश्रु गैस कौन सी गैस है? अमोनिया है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन कार्बाइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है? आंसर हमारा सही होता है यहाँ पर ए,
अश्रु गैस है, एक अमोनिया गैस है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, वायु से कुछ हल्की होती है। इसका उपयोग किसमें? बर्फ़ बनाने के कारखानों में, धुलाई में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, धुलाई और उर्वरक में भी अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेसे और अश्रु गैस बनाने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लोह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, हरी सब्जियों में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लौह तत्व की कमी ज़्यादातर देखी गई है बाल बच्चों में और महिलाओं में पाई जाती है। लौह तत्व से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में रक्त का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से एक अरक्तता, आपने सुना होगा अरक्तता नामक बीमारी होती है। ठीक है, सबसे अधिक किस में पाया जाता है लौह तत्व? हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750, 1775, 1760 या इसमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? कहाँ का कुचिपुड़ी नृत्य? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, आंध्र प्रदेश। एक इसकी ट्रिक भी है कि अंधे लोगों ने कुचिपुड़ी खा ली, तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। एक छोटी सी ये ट्रिक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को, 2 मई को, 5 जून को या 21 जून को? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान होता है? भारत की निर्यात में सबसे ज़्यादा आय में जो सबसे अधिक योगदान होता है वो किससे होता है? कृषि उत्पादों से होता है, रत्न और आभूषणों के द्वारा होता है, मशीनरों के द्वारा होता है, कपड़ा और सिलाई वस्त्रों के माध्यम से होता है। भारत की निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान होता है कपड़ा और सिलाई वस्त्रों से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कौन सी योजना में अपनाया गया था? भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थी, पाँचवीं या छठी पंचवर्षीय योजना में? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य जो थे वो अपनाया गया था। ठीक है, पांचवी योजना में किसका मनाया गया था? पांचवी योजना में मुद्रास्फीति का भारी दबदबा था। स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके जीएस के में भी पूछे जाएंगे और आपके एसएसटी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्लास थंबनेल से कि आपके एसएसटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप साइंस से आवेदन कर रहे हैं चाहे किसी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो का ये आप सभी को शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन सही होता है हमारा यहाँ पर डी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई की जाती है नागार्जुन बांध से।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर कौन सी नदी पर है? राप्ती पर है। लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती नदी पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो है लुधियाना। इसके अलावा गोरखपुर भी सही है, राप्ती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर है और सूरत ताप्ती नदी पर है। ये लुधियाना कहाँ पर है? राकसताल झील के समीप स्थित है, राकसताल से होता हुआ निकलता है। यहाँ पर नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। तो लुधियाना तथा फिरोजपुर इसके तटवर्ती नगर हैं। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। और फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके यूपी टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, SST की और प्राइमरी की सभी तैयारी आपकी इस पर करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।